क्लास 12 कौन सा हिस्सा अकाउंटिंग का सीख रहे थे? मतलब कंपनी रिलेटेड अकाउंटिंग। दो टुकड़े के बारे में पढ़ना था। कौन कौन? क्लास 12 में दो लोगों के बारे में, पार्टनरशिप और कंपनी, दो लोगों के बारे में पढ़ना था। अब उसमें से कंपनी का एक हिस्सा देखे थे, दैट इज इशू ऑफ शेयर। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा दो तरीके से आता है। बिजनेस, कोई भी बिजनेस जिंदगी में करोगे तो सबसे पहले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा, उसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म मनी, शॉर्ट टर्म नहीं। कहने का मतलब कि आपके दिमाग में आइडिया है कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं भी बोला ठीक है 5 करोड़ दिया लेकिन एक दिन के लिए, बोला फिर रहने दीजिए। फिर क्या करिए? एक दिन में हम क्या कर लेंगे? सिंपल सी भाषा में, बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अब लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो वो लाने का दो तरीका। एक, मालिक अपना पैसा लेके आए, मालिक अपना पैसा लेके आए। तो किसी भी बिजनेस करने के लिए जो लॉन्ग टर्म मनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म मनी या तो आपका खुद का होगा, ओनर का खुद का पैसा ही हम लोग उसे कहते हैं कैपिटल ओन, या तो फिर वो किसी से उधार ले, जैसे बोल सकते हो बोरोड मनी, या तो वो किसी दूसरे से क्या करे? उधार। अब जब उधार लेने की बात आती है तो आप उसे कहते हो व्हाट? लोन। उसे कहते हो लोन। तो कंपनी में कैपिटल को जब टुकड़े में तोड़ा गया तो बोला गया व्हाट? शेयर। और जब कंपनी में लोन को टुकड़े में तोड़ते हैं उसे कहा जाता है डिवेंचर। तो ऐसा नहीं कि कुछ नया है, नाम सिर्फ नया है, सिर्फ नाम नया है, बट भावनाएं तो वही है। और इसीलिए एक सिंपल भाषा में डिवेंचर इज ए यूनिट ऑफ लोन। डिवेंचर इज ए यूनिट ऑफ व्हाट? लोन। जैसे शेयर इज ए यूनिट ऑफ कैपिटल, उसी तरह डिवेंचर इज ए यूनिट ऑफ लोन। तो अब हम लोग अकाउंटिंग सीखने वाले हैं उसी डिवेंचर्स को लेके। अब हम लोग उसी डिवेंचर्स को लेके अकाउंटिंग सीखने वाले हैं कि कंपनी उस डिवेंचर का अकाउंटिंग क्या करता है। कंपनी उस डिवेंचर का अकाउंटिंग क्या करता है, तो पहले उस डिवेंचर की कुछ बेसिक बातें तो पता ही है। जिंदगी में आप किसी से लोन लेने जाओगे तो टोटल सामने वाला कम से कम 3 बात आपसे जरूर करता है। 3 बातें तो आपको जरूर करता है। तो डिवेंचर या लोन ऐसी बात जब भी हुई तो फिर 3 बातें कौन कौन सी? पहली, सामने वाला कोई लोन देगा उसे, या फिर आप लोन लोगे तो 2-3 बात तो करोगे ना। तो एक है, बात होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन हो नहीं सकता। और यही कारण है कि कोई तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 8% मान लो, और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके नाम के पहले जोड़ दिया जाता है।
उसके नाम के पहले जोड़ दिया जाता है, इसलिए उसका नाम हमेशा कुछ ऐसा ही मिलेगा, 8% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, मतलब वो जो लोन लिया गया है उस पे कितना इंटरेस्ट देना है, उसमें कितना इंटरेस्ट देना है वो वहां पे चेक होगा। तो एक बात हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ एक और वर्ड उसी ब्याज संबंधित होती है, दैट इज डेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज डेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितने दिन के लिए कि ब्याज आपको कब कब देना पड़ेगा। मतलब कुछ लोग बोलते हैं पर मंथ ब्याज ले लेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि आप साल भर में एक ही बार ब्याज देना, कुछ लोग बोलते हैं 3-3 महीने पे ब्याज देना। ओके, therefore इंटरेस्ट डेट यानी उसी दिन फाइनल करना जरूरी है। साइलेंट होने पे हम लोग मान के चलते हैं कि साल में एक बार, साइलेंट होने पे मान के चलते हैं एक बार, यानी यदि इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम लोग मान लेंगे हमेशा क्या, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, या फिर सब में दिया जाएगा कि कंपनी कब कब ब्याज देगी, कब कब ब्याज देगी। मान लो कंपनी हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार देगी, तो हमेशा वो एक डेट फिक्स होता है और उस दिन बोलने की जरूरत नहीं है, आपको उस दिन उसका ब्याज क्या करना है, दे देना है। तो फिर एक स्पेसिफिक डेट होगा और वो सब में हमेशा दे दिया जाएगा, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब कभी भी आप लोन लोगे तो बातें क्या क्या होंगी, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसी के साथ साथ व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। ओके, क्लैरिटी पूरी उसकी क्लियर होती है तभी सामने वाला लोन देगा। दूसरा और क्या बात होगी, कितना पैसा, ये तो ब्याज हो गया, बोलो। जैसे कि मान लो कि मैं आपसे लोन मांगने आया तो बोलोगे ना कुछ सिक्योरिटी, चलो उससे थोड़ा बात करें। तीसरी बात सिंपल बात है, कब वापस दोगे, यानी एक तरह से बात होगी बहुत रिटर्न के बारे में। रिटर्न यानी रिटर्न की बात करोगे तो इसे हम लोग भाषा में कह सकते हैं, नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिडम्पशन। इस चैप्टर में उसे नाम दे दिया जाता है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब रिडीम, वापस करना, वापस करना। एंड तो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा दैट इज व्हाट, सिक्योरिटी। गिरवी क्या दोगे, गिरवी क्या दोगे। अब गिरवी क्या दोगे तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सिक्योरिटी कंपनी एक्ट की भाषा में इसे चार्ज भी बोला जाता है, चार्ज। और ये 2 तरह का भाषा यहाँ पे हो सकता है। हम आपसे लोन ले रहे हैं तो हम ये बोल सकते थे कि हम आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे मतलब वो लोन कैसा होगा, अनसिक्योर्ड, मतलब कुछ भी नहीं देंगे। और दूसरा हो गया दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड, हाँ कुछ ना कुछ गिरवी देंगे। अब गिरवी भी 2 तरह का होता है, दैट इज फिक्स सिक्योरिटी। फिक्स, ये जमीन का पेपर आपके पास रहा। अब जमीन का पेपर आपके पास रहा मतलब यदि मैं डिफॉल्ट किया, पैसा वापस नहीं दिया, तो वो जमीन बेच करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा, जमीन बेच करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। या फिर बैंक के फिक्स डिपॉजिट का एक कागज, मेरा बैंक में फिक्स डिपॉजिट होगा, वो कागज दे के लोन लिया होंगे।
तो वेस्टमिल ग्लोबल रिट्स वो पैसा रिकवर करेगा। या फिर मान लो एक गोल्ड हमने गिरवी दिया, नहीं दिए तो फिर वो गोल्ड बेच करके अपना रिकवर कर लेगा। तो सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है, whether it is a paper of land, fixed deposit, गोल्ड या LIC का बॉन्ड, LIC में जमा करता था उसका बॉन्ड दे दिया, तो कुछ भी, और वो कहलाता है दैट इज व्हाट, फिक्स सिक्योरिटी। लेकिन कभी कभी मैंने उसे कोई पेपर नहीं दिया बट सिक्योरिटी है, दैट इज, उसे हम लोग कहते हैं दैट इज फ्लोटिंग, उसे हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो बोला फिर कैसे पता चला कि उसका सिक्योरिटी क्या है? बस ये है कि जो कंपनी से पैसा पाने वाले लोग होते हैं उसको हम लोग इन जनरल भाषा में क्रेडिटर बोलते हैं। इन जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। अब क्रेडिटर का मतलब सिर्फ गुड्स मत समझना, यहाँ जब मैं क्रेडिटर की बात कर रहा हूँ तो जो भी लोग कंपनी से पैसा पाते हैं वो सामान के लिए पाए, खर्चे के लिए पाए, गवर्नमेंट अपना टैक्स पाए, या फिर लोन के लिए कोई पाए, अपने अलावा कोई भी यदि उससे पैसा पाता है तो उसे कह सकते हो व्हाट, क्रेडिटर। अब उस क्रेडिटर को हम लोग दो टुकड़े में तोड़ते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड व्हाट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो बोला यही तो भाषा है। अब ये जो क्रेडिटर पैसा पाने वाले लोग हैं, सिंपल कहानी आता है, पहले किसको मिलेगा? यदि कंपनी बंद हो रही है और पैसा वापस देना है और पैसा कम है, ज्यादा है तो सभी को मिल जाएगा, तो पैसा कम है तो पहले किसको मिलेगा? सिक्योर्ड में भी फिर तो दो आ गया, तो फिक्स के बारे में आपको नहीं सोचना, फिक्स के बारे में आपको नहीं सोचना। फिक्स के बारे में इसलिए नहीं सोचना, जो गिरवी दिए हो वो तो अपना उसी से ले लेगा, वो तो अपना क्या करेगा, उसी से ले लेगा। लेकिन बाकी जो लोग बच गए, यानी ये तो ले लिया अपना उसी से, वो एसेस तो तुम्हारे पास है भी नहीं, बाकी जो बच गए, अब बात होती है कि पहले कौन लेगा? तो नेचुरली पहले कौन लेगा? फ्लोटिंग, क्योंकि वो क्या है, सिक्योर्ड है। तो फ्लोटिंग वाले में क्या है, हमने कोई सिक्योरिटी दिया नहीं, लेकिन जब बारी आएगी वापस देने की तो अनसिक्योर्ड के पहले किसको मिलेगा? फ्लोटिंग वाले को। तो कहानी इसे नहीं भी रखा तो मतलब वही था, फिक्स, जो एसेट्स दियो उसका पैसा तो वही लेगा, बाकी जो एसेट्स बच गए जो कि किसी को दिया नहीं गया, उसमें पहले कौन लेगा? फ्लोटिंग वाला। एंड देयरफॉर सब साइलेंट रहे तो हमेशा मान लेना कि डिबेंचर कौन सा सिक्योरिटी है? फ्लोटिंग वाला। हम लोग उसे साइलेंट होने पे मान लेते हैं सिक्योर्ड है बट फ्लोटिंग, मतलब अनसिक्योर्ड के पहले किसकी बारी होगी? डिबेंचर वाली। तो सिक्योरिटी का मतलब ही होता है कि यदि वो फेल किया तो फिर पैसा उसे कैसे मिलेगा। फिक्स सिक्योरिटी इसलिए लेता है, फिक्स सिक्योरिटी आपसे इसलिए लेता है कि हम आपसे गिरगिराने नहीं जाएंगे, जो गिरवी दिए हो उसी से हम पैसा क्या करेंगे? रिकवर कर लेंगे। फ्लोटिंग बस ये है कि अनसिक्योर्ड को पहले बाद में दीजिएगा, एक तरह से पहले किसको दीजिए? तो फ्लोटिंग वाला। तो डिबेंचर एक तरह से बीच का सेफ साइड रहा, साइलेंट रहा, तो नहीं तो बोल दिया जाता है कि क्या है। तो जिंदगी में यदि कभी आप लोन या कंपनी डिबेंचर की बात करेगी तो ऐसी ही बातों का क्या होगा? जिक्र होगा, सवाल में ऐसी ही बातें मिलेगी। उस फिक्स सिक्योरिटी में भी दो तरह की सिक्योरिटी होती है। फिक्स सिक्योरिटी में भी क्या है? दो तरह की सिक्योरिटी होती है। तो हल्का लिख लो, बाद में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सिक्योरिटी
and this is what? Collateral. प्राइमरी सेक्रेटरी एंड व्हाट? कोलैटरल। तो मैं इससे बाद में समझाऊंगा क्योंकि सवाल एक मिलेगा दूसरे। बट एक कंप्लीट जनरल डिस्कशन बोल सकते हो डिबेंचर का, तो ये रहा। शेयर कैपिटल का यूनिट है, डिबेंचर लोन का मतलब कैपिटल को टुकड़े में तोड़ा गया। डिबेंचर को, लोन को भी क्यों तोड़ा जाता है टुकड़े में? सर क्योंकि कोई बड़ा अमाउंट एक बार में पे नहीं कर पाएगा, इसलिए छोटा अमाउंट में ज़्यादा लोग पे करेगा, कम करके। बढ़िया। और दूसरा भी है कि हिसाब किताब भी सही तरीके से क्या करना है, रखना है। हिसाब किताब सही तरीके से रखने के लिए उसे बिना फ्रैक्शन वाला इक्वल फेस वैल्यू के टुकड़े में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। एक तो कभी शेयर या डिबेंचर फ्रैक्शन में नहीं होगा, और दूसरा उन सब का फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और पहला जो कारण आपने बताया वो कि जब टुकड़े में तोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट इकट्ठा करना आसान भी हो जाता है। ऐसे किसी से आप 1 करोड़ मांगो तो उसके लिए भी बड़ा हो सकता है या रिस्की भी हो सकता है, बट आप उस 1 करोड़ को यदि सभी से 10-10 रुपया करके लो तो 10 लाख आदमी से आराम से 1 करोड़ क्या होगा, मिल भी जाएगा। यानी एक डिबेंचर का फेस वैल्यू यदि हम 10 रुपया रख दे, 1 करोड़ के लिए कितना डिबेंचर का इश्यू होना है, 10 लाख का। अब कोई 100, कोई 200, यानी कोई 2000, कोई 5000 ऐसे करके भी दिया तो आपका 1 करोड़ आसानी से इकट्ठा हो जाए। तो उसे टुकड़े में तोड़ने का वही 2 कारण था, एक बहुत बड़े अमाउंट को आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है, और दूसरा था कि जब आप उसे टुकड़े में तोड़ते हो तो हिसाब भी सही से रह पाता है। अब पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जैसे कंपनी कैपिटल ला रही थी तो कौन सा वर्ड यूज हो रहा था? जब कंपनी को कैपिटल चाहिए तो आखिर वो कौन सा वर्ड यूज कर रही है? ये वर्ड कौन सा यूज कर रही है? इशू ऑफ शेयर। जब उसे पैसा चाहिए कैपिटल के तौर पे तो वो वर्ड यूज कर रही है इशू ऑफ शेयर। अब इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। लेकिन अब कंपनी को लोन चाहिए, तो अब जब कंपनी को लोन चाहिए तो वर्ड वो यूज करेगी कौन सा? इशू ऑफ। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कंपनी की गुडविल कैसी। कंपनी की गुडविल बहुत बढ़िया है तो लोन मांगने का अंदाज भी बहुत अजीब है। दुनिया में कभी आप अपने दोस्त से लोन मांगते हो तो कैसे मांगते हो? 2 तरीके से मांगते हो, दे मेरा 100 रुपया दे जल्दी, एक रुपये से मांगते हो। लेकिन ज्यादातर समय रियल लाइफ में किसी से लोन मांगते हैं तो लोग कैसे मांगते हैं? जाके कान में धीरे से बोलते भाई मतलब कोई दूसरा सुन भी न ले, थोड़ा सा वो सोशल एक मतलब प्रेस्टीज की कहानी कि कोई दूसरे को पता न चले, बहुत धीरे से कान में बोलते हैं जो भाई तुझे ही सुनाई दे, दूसरे को सुनाई न दे। वो अलग बात है कि दोस्ती में तुम लोग जबरदस्ती ले लेते। एनीवे, तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कंपनी के मामले में भी लोन मांगने का अजीब तरीका है, और तरीका क्या है? इशू ऑफ शेयर की तरह, मतलब अनाउंस करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, मुझे 1000 करोड़ लोन चाहिए और जो लोग इंटरेस्टेड है आके दे के जाए। देख लो लाइन कैसी मतलब इससे तुम्हें भी लगा यार ऐसा क्या है उस कंपनी में
ऐसा भी क्या है कि कंपनी अनाउंस कर रही है मुझे लोन चाहिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जो लोग इंटरेस्टेड है आके दे के जाए और लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, मेरा ले लो। लोग लाइन लगा के क्या है खड़े भी हैं देने के लिए भाई। घुमा फिरा के बात वही हुई ना कि कहानी वही है, कंपनी सही है, ऐसा डूबेगा नहीं, बैंक वाले से ब्याज ज्यादा, जिसने भी जिंदगी में सेविंग किया उसे तो कुछ इनकम चाहिए, तो फिर जिसके पास पैसा है आप या तो कंपनी के या तो आपने कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया या फिर आप कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसकी जैसी मानसिकता, बट अंदाज जैसे मैंने पहले कहा ना यूनिक है। कैपिटल और यहाँ आप डिवेंचर के तौर पे ले लो, तो कंपनी पैसे ले रही बट लोग उसे दे रहे हैं। अब जब लोग उसे दे रहे हैं तो या तो वो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या व्हाट डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि देखा था शेयर एक तरह का क्या है, सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज का मतलब क्या बताए थे? वो इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। एग्जांपल भी लिखे थे, शेयर एंड बॉन्ड्स, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सारे एक तरह से क्या है, तो जैसे शेयर एक सिक्योरिटीज, जैसे डिवेंचर एक सिक्योरिटीज, मतलब कंपनी को लोन दिए हो, कंपनी वापस करने में या वापस करने का 5 साल बाद बोली है, लेकिन उसके पहले ही तुम्हें पैसे की जरूरत है, क्या कर सकते हो? उसे मार्केट में खरीदो, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तभी तो आप खुद चल के जाके कंपनी को क्या करो, डिवेंचर का पैसा दे रहे हो, तभी तो खुद चल के दे रहे हो। तो दीज आर द बोलोगे तो बातें हैं जो कि उस तरह कंपनी को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखती है कि लोग आके खुद देके जाएंगे। और ऑब्वियसली कंपनी ने गुडविल भी बनाया है, यानी तुम डिवेंचर इशू करोगे तो तुमको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि अब मान लीजिए इशू करेंगे तो लोग देने के लिए रहेंगे, बट तुम सोच रहे हो ना आप भी चलो शुरू कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि मुझे भी 1 करोड़ चाहिए, तो क्या सोच रहे हो, लोग लाके दे देंगे? They have created the goodwill. जो लोग गुडविल क्रिएट किए हैं उनका डिवेंचर ही आसानी से इशू हो जाए, और वो गुडविल पहले ही कहा था कि खिलवाड़ नहीं किए, मजाक में वो नहीं बना। तो चलिए इस वर्ड को देखने के बाद क्या महसूस हुआ? तो इसका मतलब शेयर जैसी ही सारी बातें होंगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ऑब्वियसली जो वर्ड आपने वहां सारा सुना सब कुछ यहाँ वैलिड है, सब कुछ यहाँ वैलिड है। मतलब यहाँ भी पैसा एक बार में लिया तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इंस्टॉलमेंट में लिया तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, यहाँ भी नहीं दिया तो कॉल इन एरिया, यहाँ भी नहीं दिया तो कॉल इन एरिया। ऑब्वियसली यहाँ फॉरफीचर वाली बात नहीं होती है, फॉरफीचर वाली बात नहीं होती है, फॉरफीचर या रीइशू जैसी कोई बात नहीं, बट रीइशू से रिलेटेड सारी बातें, इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, यानी शेयर भले ही डिस्काउंट पे नहीं हो सकता बट डिवेंचर डिस्काउंट पे हो सकता है। यहाँ भी पार, प्रीमियम, डिस्काउंट के अलावा यदि बात करोगे तो अदर देन कैश, मतलब वो जो सीखे हो करीब उसमें से 70 to 80% बातें तो सेम आ जाती है, बस 10 to 20% चीजें ही नहीं आएंगी। और इसीलिए इशू ऑफ शेयर के बाद इसे लिया भी कि जब वहां तक उस मेहनत में आए हैं
तो थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ भी जनरल एंट्री वैसे ही कैश हो सब कुछ, बस डिवेंचर है तो ब्याज की बात होगी ही होगी। हाँ, पैसा वापस देने का कहानी भी था, तो वापस देने वाली भी कुछ बातें होंगी, पर डिवेंचर के एस्पेक्ट में कुछ नया क्या होगा, 1 by 1 सम नंबर 1। Sum number 1, Kapil Limited issue 10,000 12% debentures of ₹100 each at a premium of 10%, payable in full on application by 1st March 2017. The issue was fully subscribed and debentures were allotted on 9th March 2017. Pass necessary journal entry for the year ended 31st December 2017, including the cash transaction. डिवेंचर इशू हुआ 1 मार्च को, बट अलॉट हुआ कब, 9 मार्च को, यानी पैसे एक बार में ही मिल गए 10% प्रीमियम पे, और बोला है कि 31 दिसंबर 2017 के ईयर में जो भी जर्नल एंट्री हो सकता है वो उसे करिए। तो आपको भी मालूम है पैसा जब एक बार में मिल गया तो वो एक बार का 2 एंट्री तो होता ही है, लेकिन उस 2 एंट्री के अलावा और एक्स्ट्रा क्या होगा इस सब में, इंटरेस्ट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा साइलेंट भी रहे तो साल के अंत में क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो चलिए एक सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री। पहला एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सेम की जगह डिवेंचर वर्ड हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट बताइए। अभी तक जो लोग भी बोला सब गलती है, एक अमाउंट भी बताने में मुश्किल होता तो लोग। अच्छा, इतना दिन में यही भाई फर्स्ट साइड पे नहीं समझ में आता है, मतलब लव एट फर्स्ट लाइक तो साइड हो जाएगा, बट अमाउंट बताने में तुमको प्रॉब्लम हो जाता है। फिर बताओगे अगर जब आपको सही पकड़ते हैं so 10,000 into what, 110। प्रीमियम पे था तो 100 रुपए का शेयर, 10% प्रीमियम 110, वो तो मालूम ही है, एक ही साथ मिलेगा, और 10,000 डिवेंचर है तो 10,000 into 110 ये लगल रहा है, और एप्लीकेशन पे ही शुरुआती दौर पे ही प्रीमियम था। दूसरा एंट्री शेयर एप्लीकेशन की जगह कौन सा वर्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। ऐसे तो शेयर कैपिटल होता था, बट अब कैपिटल वर्ड तो नहीं रहेगा, वो जो डिवेंचर है वो बट परसेंटेज के साथ, तो परसेंटेज कितना था, 12%। 12% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर कैपिटल बोल के वर्ड नहीं रहेगा, तो 12% डिवेंचर उस शेयर कैपिटल की जगह और कुछ होगा, सिक्योरिटीज ही वर्ड रहेगा या कुछ दूसरा। सिक्योरिटीज में तो शेयर भी आ गया और डिवेंचर भी आ गया, सिक्योरिटीज में क्या आ गया, शेयर भी और डिवेंचर भी, तो फिर सिक्योरिटीज वर्ड अपने आप में एनफ है, सिक्योरिटीज वर्ड अपने आप में एनफ है, और कोई वर्ड लेने की जरूरत नहीं।
चलिए अमाउंट बताइए। एप्लीकेशन 11, जैसे कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से होता है, डिवेंचर भी क्या होगा, फेस वैल्यू से ही होगा। 10 लाख एंड 1 लाख, यानी डिवेंचर की फेस वैल्यू 10,000 into 100 और प्रीमियम 10,000 into 10, 10,000 क्लियर है। तो एंट्री यही यदि इंस्टॉलमेंट में होता तो इंस्टॉलमेंट के आधार पे कर लेते। तो नया कुछ नहीं है, जो कुछ इशू ऑफ शेयर में सीखे हो कुछ हिस्से या 70% तो वही है, बस नाम का थोड़ा ध्यान रखना है। नरेशन की भाषा भी वही होगी। अब तारीख, 1 मार्च 17, ये पैसा मिला 1 मार्च 17 और अलॉट किए हो 9 मार्च 17, 9 मार्च 17। तो अलॉटमेंट की तारीख के आधार पर वो डेट दिए। अब 2017 में अगला एंट्री इंटरेस्ट का, और तो कुछ बोला ही नहीं, तो साइलेंट भी होगा तो बोले थे आखिरी तारीख। और अकाउंटिंग ईयर यहाँ जो दिख रहा है 31 दिसंबर। ओके, अब इंटरेस्ट का एंट्री कुछ लोग एक एंट्री में ही सल्टा देते हैं, कुछ लोग 2 एंट्री करते हैं। दोनों ही सही है, गलत कुछ नहीं, बट आप कोशिश करना वो 2 एंट्री में। तो सबसे पहले 2 एंट्री में यदि मैं बात करूं तो सिंपल भाषा में, एक में ड्यू एंट्री, दूसरे में पेमेंट, दूसरे में पेमेंट। बट यदि एक ही में करना है तो ड्यू और पेमेंट सारा क्या एक ही में। तो ड्यू एंट्री, अब नाम खुद ही सोचते हैं क्या दे रहा हूँ, वेंचर का ब्याज। अकाउंट के क्लासिफिकेशन के हिसाब से खर्च है, और खर्च ऑलवेज डेबिट होता है, खर्च ऑलवेज डेबिट होता है। तो उस खर्च का एक नाम आप दे दिए बॉन्ड। दूसरी भाषा में इंटरेस्ट और डिवेंचर भी दे सकते हो। तो खर्च ऑलवेज डेबिट होता है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ड्यू का मतलब जिसको देना है उसके नाम पे क्रेडिट करो, और यदि किसी से लेना था तो उसके नाम पे डेबिट करो। इसी को ड्यू बोलते हैं। किसी से लेना है तो वो लायबिलिटी है, क्रेडिट करना पड़ेगा या देना पड़ेगा, बोलो। किसी से लेना है तो एसेट्स हो गया, और किसी को देना है तो लायबिलिटी हो गया। तो यदि किसी को देना है लायबिलिटी है क्रेडिट, और यदि किसी से लेना है एसेट्स हो गया डेबिट। ये बेसिक कुछ बातें क्लियर है। यहाँ हम लोगों को क्या करना है, देना है। अब जो देना है उसका कोई ना कोई एक नाम तो देना पड़ेगा ना। जैसे अदर देन कैश में किसको देना था एसेट खरीदते वक्त, वेंडर। तो हम लोग एक ऐसा ही नाम यूज करते हैं जिससे कि वो पहचानने में आसानी हो। अब यहाँ डिवेंचर का जो ब्याज है वो हमें देना है, उसे एक तरह से हम लोग नाम दे देते हैं वो डिवेंचर होल्डर। अब यहाँ एक आदमी तो नहीं है ना, जो लोग डिवेंचर लिए होंगे सारे के सारे लोग हैं, और सभी को मिला के उसे एक नाम दे दिया व्हाट, डिवेंचर होल्डर। ओके, तो ड्यू करना मतलब उसके नाम को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। अब अमाउंट, अभी भी अमाउंट कौन सी दो बातें, 3 बातें, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। वही पार्टनरशिप वाली भाषा है कभी भी। अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन सा, बहुत सारा वैल्यू है। प्रिंसिपल के नाम पे कौन सा, फेस वैल्यू। कभी भी ब्याज, डिविडेंड कुछ भी कैलकुलेट होगा तो किस पे, फेस वैल्यू पे।
ओके, तो प्रिंसिपल का मतलब ऑलवेज फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितना है? तो प्रिंसिपल यानी फेस वैल्यू 10 लाख, रेट दिख रहा है 12%, टाइम टाइम का बेसिक प्रिंसिपल का कभी भी, जो मैंने कहा था पार्टनरशिप में एक वर्ड बोला कि वो जहां भी मिले सब जगह का कहानी वही रहेगा, ये मत सोचो कि कुछ नया होगा। मतलब जिस दिन आपने पैसा लिया वहां से लेके साल के आखिरी दिन तक, होल ईयर तो क्या, होल ईयर में यदि लिए होते तब ना। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या, दो अलग तारीख है। अब यहाँ प्रॉब्लम तो दो अलग तारीख, एक ही तारीख होती तब तो टेंशन नहीं था। तो फिर कौन सा बेहतर लग रहा है? 1 मार्च को या 9 मार्च से? 1 मार्च को वो लोग अप्लाई किए थे, बट हम कंफर्म कब किए? हम उसे अपने बुक्स में लोन माने कब? तो जिस दिन मानेंगे वहां से लेंगे ना। आप अप्लाई किए, मेरे को नहीं देना था, हम तुमको वापस भी कर सकते थे ना, तो हम तो आपको नौ को क्या कर सकते हैं, तो फिर तो ब्याज देते नहीं। क्लियर है? तो जिस दिन आपने एडमिट किया, यानी आप अपने बुक्स में उसे लोन दिखाए कब हो? ये लोन दिखाना नहीं हुआ, ये तो हमने एप्लीकेशन का पैसा मिला उसकी बात हुई। लोन दिखाना तो इस दिन हुआ। तो कभी भी कहां से? डेट ऑफ अलॉटमेंट से। क्लियर? तो यहां से लेके कॉमर्स के स्टूडेंट लोग कैलेंडर देखना आना चाहिए, वो लाइन। अब वो तुमको लिखना हो, बोला कैलेंडर देखने से ऐसा क्या संपर्क है? संपर्क क्या वही है। 2017 365, 2017 365, जनवरी बाद, फरवरी बाद, मार्च का कितना दिन? मौका तो नहीं हो। इसी को बोलते हैं कैलेंडर देखना आना चाहिए। मतलब वो थोड़ा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग। 298, क्लियर है? तो एक फास्ट कैलकुलेशन बिना कोई डाउट्स का। तो 298 डिवाइडेड बाई 365, 97,973। ओके, तो इंटरेस्ट का ये रहा ड्यू एंट्री। कैलकुलेशन वही सिंपल तरीका, काउंटिंग थोड़ा सा या कैलकुलेशन का पार्ट तो इसको हम धीरे धीरे करना ही है, बिना कंफ्यूजन का, खुद के भरोसे, क्योंकि ज्यादातर तो लोग दूसरे के भरोसे लिखता है। ड्यू हो गया, अब क्या करेंगे? पेमेंट। बताओ क्या करूं? डिवेंचर होल्डर को देना है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अननेसेसरी एंट्री को याद करने का कभी टेंशन मत लेना, तो बकवास की स्थिति है। अब एक एक को याद करने की कोशिश करते हो, वो हमेशा ही याद रहेगा यदि उसे संवेदनशीलता दिखाओगे तो। कि होना यही है। डिवेंचर का पैसे के बारे में, वापस देने के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो रहेगा पैसा भी। कभी बोले कि हाँ डिवेंचर वालों का भी पैसा वापस देना है तो सोचेंगे उसके बारे में। और वो
12 में एचएस के पार्ट में तो नहीं है बट आईएससी में वो पार्ट है वापस लेने की कहानी। तो ये दो एंट्री समझ में आ रहा? ये कौन सा एंट्री रहा? ड्यू एंट्री। और ये पेमेंट। मैंने कहा कि कुछ लोग एक ही एंट्री में सल्टा देते हैं, एक ही एंट्री में सल्टाते तो क्या करते? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत बढ़िया। यदि इन दोनों को एक ही एंट्री में सल्टाते तो क्या करते? ये होल्डर क्रेडिट डेबिट खत्म हो जाता। इधर डिवेंचर होल्डर तो क्या करेगा? डिवेंचर होल्डर तो डिवेंचर होल्डर क्रेडिट था और डेबिट वो तो इसका रफ हो गया। और यदि एक ही एंट्री में उसे करने की बात थी तो फिर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते हैं। अब कुछ लोग ये एंट्री भी लिखते हैं तो गलत तो नहीं है बट एक फॉर्मल तरीके से दोनों लिखने की कोशिश करना। क्लियर है? सम नंबर 14 Sum number 14 तो भाई पाली Sum number 14 ABC Limited issued 512% debentures at the rate 1000 each on 1st June 2017. Interest is payable half yearly on 30th September and 31st March every year. Past journal entry for the year 2017-18. क्या नया रहा? इंटरेस्ट डेट दिया है। इंटरेस्ट डेट साइलेंट होने पे साल का आखिरी दिन बोले थे बट डेट देने का मतलब उस दिन उसे ब्याज यानी 6 महीने के अंतर पे दे दिया जाता है। क्लियर? तो इशू का भी एंट्री करना है और ब्याज का भी। चलो फिर से शुरुआत यहीं से है। सम नंबर 14 पहला एंट्री वही रहेगा, तारीख 1 जून तो डेट रहा 1 जून 2017। दो एंट्री सेम डेट दे दोगे जब अलॉटमेंट की कोई तारीख अलग से नहीं दी गई है तो, बट प्रीमियम नहीं है सब में। लिखो प्लीज। सब हंसेगा क्या भाई? ये आप लोगों के लिए कुछ सोचा हो? पहला दो एंट्री लिख लो अमाउंट के साथ 500 into 1000 5 लाख। अब 500 डिवेंचर है 1000 रुपया करके फेस वैल्यू कितना रखा गया? 1000 तो
शेयर में फेस वैल्यू कितना होता था? नॉर्मली 10, डिवेंचर का भी 10 रुपए का नहीं मिलेगा। नहीं तो तुम बोलते मेरा भी 10 रुपया लोन ले लीजिए। इसलिए वो वैल्यू हमेशा क्या होता है, मिनिमम 1000 या उसके ऊपर ही वो लोग नॉर्मली रखते हैं, 100 भी नहीं। नहीं तो फिर लोग मजाक बना लेते, मेरे को 3 डिवेंचर दे दीजिए 30 रुपए का। तो उससे बढ़िया वो 1000 रुपया करके बोल देंगे कि भाई मिनिमम 3 या 5 आपको लेना है, और इंस्टॉलमेंट भी नहीं होता है। नहीं तो बोलते एक काम करिए 2 रुपया अभी लीजिए 2 रुपया बाद में। कैपिटल में फिर भी चलता है, बट डिवेंचर में दैट इज वाई वो वैल्यू थोड़ी ज्यादा, इंस्टॉलमेंट भी नहीं। चलिए 1 जून के बाद अगला एंट्री का, अगला एंट्री का 30 सितंबर। 30 सितंबर कब का इंटरेस्ट डेट है? 30 और 31 सितंबर और 31 मार्च। तो फिर इंटरेस्ट डेट के दिन 30 सितंबर ड्यू एंट्री वही डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, एंट्री तो सेम रहेगा, बस अमाउंट का ही ध्यान रखना है। प्रिंसिपल 5 लाख, रेट 12% into 3/12, समय 15,000, 3/12 15,000। 1 जून से 30 सितंबर 3 महीना होता है। ऐसा गलती तुम लोग करोगे ना तो हो गया। तो जिसको भरोसा था तो बोलो, खुद पे भरोसा नहीं है। $20,000 तो सिंपली जानना है जून का फर्स्ट, यानी जून भी पूरा, पेमेंट भी वही। तो ये एंट्री कब? 30 सितंबर। इसके बाद एंट्री कब? 31 मार्च। तो यही एंट्री फिर से रिपीट हो जाएगा कब? 31 मार्च, क्योंकि जिस दिन इंटरेस्ट या ब्याज का डेट है वापस से वो एंट्री आएगा। तो 31 मार्च फिर से दोनों एंट्री रिपीट करोगे। अमाउंट उसमें कितना होगा? 50, उसमें 30,000, क्योंकि पहले वाले में ही समय कम हो सकता है, बट बाद वाले में तो जो भी समय होगा वो 6 मंथ होगा, यानी 1 अक्टूबर से लेके कब? 31 मार्च। जैसे कि सम नंबर 1 में 298 तो सिर्फ पहले साल के लिए हुआ है, नेक्स्ट ईयर से तो हमेशा वो क्या हो जाएगा? 365 डेज, यानी पहले से एग्जिस्टिंग है तब तो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन। तो इसी तरह पहली बार जून से सितंबर हुआ, लेकिन इसके बाद तो अब जब भी डेट काउंट होगा कब से? 1 अक्टूबर 17 से लेके यहाँ तक, और वो समय अब हमेशा कितने महीने आएगा? 6 महीना। तो बाद वाले एंट्री के लिए समय होगा 6 मंथ। ओके, 30,000 बोलो 25 होता ना 6 महीना का, कितना परसेंट करते हैं? 12% है, तो इट विल बी 30,000। ठीक है, 4 एंट्री 2 ब्याज का। कुछ लोग इसके बाद एक एक्स्ट्रा एंट्री और कर देते हैं, करो या मत करो तुम्हारी मर्जी। इंटरेस्ट का क्लोजिंग एंट्री, इंटरेस्ट का कौन सा एंट्री? क्लोजिंग एंट्री। क्या होता है इंटरेस्ट का क्लोजिंग एंट्री? होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। मतलब ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट 2 डेबिट हुआ, इसको क्या करना है?
क्लोज करना है, तो उसको क्या करना है, क्लोज। तो वो एंट्री जरूरी नहीं है, बट कहीं मिले तो परेशान भी मत होना। पीएल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, डिबेंचर, और ये सिस्टम एंट्री है। सिस्टम अपने आप साल के ब्याज को अंत में ले जाके क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, बट वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम एंट्री है वो खुद ब खुद हो जाता है। साल के आखिर में जितने नॉमिनल अकाउंट होंगे वो सारे जाके क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये एंट्री एक्स्ट्रा पूरे साल का ब्याज 30 एंड 20 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 50,000। ओके, चलिए इसी इंटरेस्ट के एंट्री में एक और वर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाम सुने होंगे, टीडीएस सुने हो, टीडीएस वर्ड सुने हो? पूरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट, टैक्स डिडक्टेड एट व्हाट, सोर्स। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है टीडीएस, इसी को शॉर्ट में कहते हैं टीडीएस। अब ये जो टीडीएस था, इसका बेसिक थोड़ा सा जनरल पार्ट क्लियर करो। टीडीएस नाम से फील करो क्या होता है, टैक्स डिडक्ट हो गया, कहां पे, जहां पे सोर्स ऑफ इनकम था। एक टैक्स का नाम सुनोगे, इनकम टैक्स। क्या होता है, इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। कौन देता है, जो इनकम अर्न करता है, जो इनकम अर्न करता है देता है, जो इनकम अर्न करता है। देते किसको है, गवर्नमेंट को। उसका अधिकार बनता है लॉ के तहत, आप जितना कमाओगे लॉ के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से आपसे वो टैक्स ले लेंगे। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि वो टैक्स आपसे कैसे लेती है, बट ये है कि हमें इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, और वो आपसे टैक्स अलग अलग तरीके से ले लेती है, अलग अलग तरीके से ले लेती है। लेने का उसका 2-3 अंदाज है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और टीडीएस और टीसीएस। टोटल 4 अंदाज में वो आपसे टैक्स ले लेती है। तो उसमें से एक अंदाज उसका रहा वो टीडीएस। तो नाम से ही क्या लगा, तुमसे टैक्स डिडक्ट कर ली। नाम से ही लगा कि तुमसे टैक्स क्या की, डिडक्ट कर ली। कहां पे, सोर्स। सोर्स मतलब जहां पे आपका सोर्स ऑफ इनकम था, वहीं पे आपसे टीडीएस काट ली, वहीं पे आपसे टीडीएस काट ली। मैं आप ही के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं, बट मुझे लगता है कि ज्यादा आसान होगा, चलो रियल लाइफ में चले। एक पार्ट छोटा जो आसानी से समझ सकते हो, एफडी, बैंक में फिक्स डिपॉजिट। बैंक में फिक्स डिपॉजिट आप मान लो 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किए, बैंक ने ब्याज बोला है कि आपको 12% साल का देगी, मान लो। तो क्या होगा साल के अंत में, साल के अंत में क्या होगा घटना, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना, 60,000। तो बैंक आपको इंटरेस्ट 60,000 देगी। ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, इनकम है। तो जब इनकम है तो तुमको इस पे टैक्स देना था। अब टैक्स कितना आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो तुम दिमाग मत लगाओ। मान लो कि इस पे आपको टैक्स देना था। अब जब बैंक आपको इंटरेस्ट देने
के लिए बुलाई तो फिर आपको क्या बोलती है, ये लो इंटरेस्ट 54,000, ये लो इंटरेस्ट 54,000। झगड़ा चालू कर दिया। 60,000 बोले थे, 54,000 ही दे रहे, 6,000 मेरा काट लिए। तो बैंक कुछ नहीं बोल करके क्या बोलती है, एक कागज का टुकड़ा पकड़ा देती है और बोलती है कि मैंने उस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ रहता है कि वो आपका मान लो एक सर्टेन परसेंटेज टीडीएस का, आपसे वो 6,000 रुपया काट करके 54 कैश दे दी और वो 6,000 का कागज का टुकड़ा दे दी, टीडीएस। और फीलिंग समझ में आया होगा। जहां सोर्स ऑफ इनकम था वहीं पे गवर्नमेंट ने आपसे 6,000 रुपया क्या किया, काट लिया। क्यों? वो जानता था गवर्नमेंट कि तुम 60,000 लेके जाएगा और जब साल भर के बाद हम तुमसे टैक्स मांगने आएंगे कि भाई टैक्स दे, तो तुम बोलेगा जा खा पी के तो खत्म कर, मेरे पास तो बचा ही नहीं, अब क्या करें। तो इससे बढ़िया कि जहां सोर्स ऑफ इनकम था वहीं क्या करो, काट। और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने किसको दे दिया, गवर्नमेंट ने बैंक को दिया कि तू, तेरे को बैंक का कोई फायदा नहीं है। ये मत सोच रहे कि बैंक चमन दे के बच गया। बैंक को वो 6,000 रुपया किसको देना होगा, गवर्नमेंट को। मतलब बैंक बोला फालतू का एक हेडेक मेरे सर पे डाल दिया, ये फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मेलिटी। अब बैंक 6,000 रुपया तुम्हारा बैंक के पॉकेट से चमन तुमको दी 54 और 6,000 वो गवर्नमेंट को देती। इसी को कहते हैं व्हाट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। किसी के लिए वो खर्च है तो वही चीज किसी के लिए क्या है, इनकम। और जो लोग भी वो इनकम किसी को दे रहे हैं, गवर्नमेंट उन पे जिम्मेदारी डाल देती है कि आप मेरा वाला काट के देना, मेरा वाला काट के देना। और यदि नहीं काट के दिए तो हम तुमसे ले लेंगे। तो बोला फिर हम अपने पॉकेट से काट देंगे, फिर उसी का काट के देते हैं। अब आजा इस केस में वही चीज अब इसमें मिलेगा। कंपनी किसी को क्या दे रही है, डिबेंचर का ब्याज। तो गवर्नमेंट ने कंपनी को क्या जिम्मेदारी दे दी, 10% टीडीएस, मेरा टीडीएस काट के देना, मेरा टीडीएस काट के देना। तो क्या कंपनी का कम ब्याज लगने वाला है, कंपनी का ब्याज तो वही 20,000 लगेगा। लेकिन कंपनी मान लो 10% काट ली टीडीएस, तो डिबेंचर होल्डर को पूरा देगी नहीं, 18 देगी, 18 ही देगी ना। तो 2,000 रुपया वो जो ड्यू एंट्री था उसमें क्या दिख जाएगा, क्लियर। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। अब पेमेंट ऑब्वियसली डिबेंचर होल्डर को कितना होगा, 18 ही ना। और ये टीडीएस भी तो देना है कंपनी को, तो देना तो पड़ेगा। और जब कंपनी वो टीडीएस देगी, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, को टीडीएस अपने पॉकेट से उसे देना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के तो टीडीएस भी 0 हो ही गया। पर क्या रहेगा, क्लियर है। तो देख लो एंट्री लिखा हुआ है ऐसे, पेज नंबर 95, HS 85। डिबेंचर इंटरेस्ट, उसके बाद 3 एंट्री, तीसरा तब जब टीडीएस रहेगा तब। दिख गया।
तो फिर एक सवाल बना के खत्म करते हैं। सम नंबर 15, इसके बाद छुट्टी हो जाएगा। इन लोगों का फिर पेपर भी देना है। जानते वक्त अपना पेपर लेते जाना। कैडबरी, अच्छा फोटो में कैडबरी था। वो सब डिजिटल ही था लेकिन मंडे कल लेकिन कोई क्लास नहीं है, कल छुट्टी रहेगा। कल मूड आराम करने का थोड़ा है। सम नंबर 15, 1st January 2018, NISA Limited issued 20,000 10% debentures of 100 each at a premium of 5%. The interest on debenture is payable on 30th June and 31st December every year, subject to TDS at the rate 10%. Give necessary journal entry in the books of company for the year 2018. तो TDS का वर्ड मतलब अभी देखेंगे। चलो एंट्री लिखना चालू करो एक एक करके। TDS कुछ नहीं बोला तो उसी दिन दे दो जिस दिन ब्याज दिए हो। हिसाब से तो नेक्स्ट मंथ के दिन बाद होता है, लेकिन आप उसी दिन दे दो जिस दिन ब्याज पेमेंट हुआ। 2 बार हाँ 2 बार, क्योंकि वैसा नहीं कि गवर्नमेंट का पैसा आप 6 महीना रखा दिया। जैसे ही उसका अधिकार बना उसको भी तो दे देना होगा। तो जैसे ही ब्याज दिए ऐसे TDS के एक्ट के हिसाब से जिस मंथ में डिडक्ट किए हो उसके बाद वाले महीने में 7 तारीख तक दे देना होगा। तो TDS का एंट्री भी उसी दिन कर लो, यानी 3 एंट्री क्या करोगे एक साथ ब्याज का। चलो बोलो एंट्री एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट किधर का 21 लाख 20,000 into 105, 20,000 into 105। पहला एंट्री 21 लाख। दूसरा एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 21 लाख, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 20 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख। इसके बाद 3 एंट्री ब्याज की तारीख में। इंटरेस्ट डेट 30 जून, तो 30 जून 2018। पहला एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS। तो डिवेंचर इंटरेस्ट 1 लाख 20,000 into 20 lakh into 10% into 6/12, 20 lakh into 10% into 6/12, 1 लाख। आखिर ब्याज किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे। तो 20 लाख है, ब्याज का रेट कितना है 10% और समय 1 जनवरी से 30 जून 6 महीने। 1 लाख डिवेंचर होल्डर 90,000 क्योंकि 10% यानी 10,000 TDS हो गया। और सेम अमाउंट से नीचे 90,000 TDS हो गया 10,000। चलो हो गया 1,90,000 10,000। फिर 30 जून को पेमेंट करोगे, 30 जून को पेमेंट करोगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक 90,000। अब ये TDS
कुछ नहीं बोला तो उसी 30 जून को क्या करोगे? रियल लाइफ में टीडीएस जिस मंथ में टीडीएस अराइज होता है उसके बाद वाले मंथ में 7 तारीख तक दे देना होता है। चलिए, तो टीडीएस के पेमेंट का एंट्री भी उसी दिन कर दो। 30 जून साइलेंट है, टीडीएस का बैंक 10,000। ये जो अमाउंट है वो तो पूरा मैं ऐसे ही रेफरेंस के लिए दिया था। क्लियर है? तो 30 जून को ये जो 3 एंट्री किए थे वही एंट्री फिर से रिपीट करोगे 31 दिसंबर, तीनों का तीनों फिर से 31 दिसंबर को फिर से ये तीनों एंट्री रिपीट हो जाएगा। होमवर्क रहा 8, 9, 10। अदर देन कैश सीखे हो तो पहला एंट्री एसेट्स होगा तो assets to vendor, liability रहा तो assets to liability to vendor, balancing की का debit side रहा तो assets goodwill to vendor और credit side रहा तो to capital reserve। दूसरा पेमेंट एंट्री vendor to दिए थे equity share capital, यहाँ देना होगा डिबेंचर। पार प्रीमियम डिस्काउंट यहाँ भी हो सकता है, पार प्रीमियम डिस्काउंट यहाँ भी हो सकता है। तो फिर कैलकुलेशन सीखे ही थे, कैसे कैलकुलेट करना था बताओ? तो जो फेस वैल्यू है उसको कैलकुलेशन प्रीमियम और डिस्काउंट में कैलकुलेशन क्या सीखे थे अदर देन कैश? प्रीमियम और डिस्काउंट होने पे कैपिटल का या फेस वैल्यू का अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर या अमाउंट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना था? अदर देन कैश में यदि प्रीमियम और डिस्काउंट हो तो जर्नल एंट्री करते वक्त क्या था? अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस या परसेंटेज। इशू प्राइस या तो नंबर ऑफ शेयर देगा या अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। इसी तरह यहाँ भी है, ठीक है? कल कोई क्लास नहीं है, मंडे टेस्ट है, तो नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे। जाते वक्त अपना टेस्ट पेपर ले जाओगे मंडे को इशू ऑफ शेयर